तो हमें शिक्षा समझ में आ गया है कि शिक्षा कितनी ज़रूरी है, उसके साथ साथ स्वास्थ्य कितना ज़रूरी है। और कई बार मनुष्य शिक्षित और स्वस्थ दोनों होते हैं, लेकिन फिर भी रोज़गार नहीं मिलता है, बेरोज़गारी। और हमने एक उम्र देखी कि किस आयु वर्ग के लोगों को हम बेरोज़गारी की श्रेणी में रखते हैं। और गांव में हमने देखा 2 तरीके की बेरोज़गारी, मौसमी और प्रच्छन्न बेरोज़गारी। मौसमी हमने देखा मौसम के हिसाब से, और प्रच्छन्न वो होती है जहाँ 5 लोगों की ज़रूरत है लेकिन परिवार के 8 लोग काम कर रहे हैं। उन 3 को अगर वो 3 कहीं और काम करें तो इनकम बढ़ सकती है। और शहरों में शिक्षित बेरोज़गारी होती है। 10th के कंपैरिजन में ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स ज़्यादा बेरोज़गार होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है भी हम इतने पढ़े लिखे हैं तो हमें उसी हिसाब से काम मिलना चाहिए। तो इस तरीके की बेरोज़गारी होती है। जब बेरोज़गारी आती है तो लोगों में हताशा आती है, लोगों में बुरे विचार आते हैं, जीवन अच्छा नहीं रहता है और परिवार गरीबी की उस पर चलता है। तो इस तरीके से बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। एक कहानी के साथ हम इसको ख़त्म करेंगे, बुक में भी ये कहानी दी हुई है। एक गांव था जिसमें अनेक परिवार रहते थे। प्रत्येक परिवार इतना उपजा लेता था कि उससे उसके सदस्य खा पी सके, यानी सिर्फ इतना उगाते थे कि सिर्फ उसके ही सदस्य खा पी सके पूरे साल। परिवार के सदस्य अपने कपड़े बुनते, खुद ही कपड़े बुनते थे, अपने बच्चों को पढ़ाते, और इस तरह प्रत्येक परिवार अपनी आवश्यकताएं स्वयं ही पूरी कर लेता था। इनमें से एक परिवार ने, यानी सारे परिवार ऐसा कर रहे थे, लेकिन इनमें से एक परिवार ने अपने एक बेटे को कृषि महाविद्यालय यानी कॉलेज, कृषि से संबंधित एक कॉलेज में भेजने का फैसला किया आगे ट्रेनिंग के लिए। लड़के को निकट के ही एक कृषि महाविद्यालय में प्रवेश मिल गया। कुछ समय के बाद वह कृषि इंजीनियरिंग की योग्यता प्राप्त करके गांव वापस लौट आया। इंजीनियर बन गया कृषि में। वह इतना सृजनात्मक निकला, मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव निकला, क्रिएटिव निकला, इतना सृजनात्मक निकला कि उसने एक उन्नत किस्म के हल का नमूना बना लिया। इंजीनियर बन गया था ना, ट्रेनिंग लेके आया, तो उसने एक उन्नत किस्म का हल बनाया, नमूना बनाया, जिससे गेहूं की उपज में वृद्धि हो गई। तो उसने अपने खेत में शुरू कर दिया काम, हल बना के, तो गेहूं की उपज बढ़ गई। इस तरह गांव में एग्रो इंजीनियरिंग का एक नया काम सृजित हुआ। इस तरीके से एक नया काम गांव में शुरू हो गया और सभी ने धीरे धीरे शुरू कर दिया और वहां इसकी पूर्ति हुई। गांव के उस परिवार ने अपनी अधिशेष फसल निकट के गांव में बेच दी। अब जब गांव में जब ये इस परिवार ने जब ये हल बनाया इसके बेटे ने, तो जब इन्होंने उपजाया गेहूँ, तो गेहूँ ज़्यादा मात्रा में उगा। अपने इस्तेमाल के लिए रखकर जो बच गया, बाकी का गेहूं उन्होंने मार्केट में बेच दिया। उन्हें इससे अच्छा लाभ हुआ, जिसे उन्होंने आपस में बांट लिया। इस सफलता से प्रेरित होकर कुछ समय के बाद गांव के सभी परिवारों ने एक बैठक की, एक मीटिंग बुलाई पंचायत ने। वे अपने बच्चों के लिए भी बेहतर भविष्य चाह रहे थे। अब सभी गाँव वालों को लग भाई इनका तो बेटा देखो कितना अच्छा पढ़ लिख कर आ गया है, तरक्की हो गई इनकी, तो हम भी अपने बच्चों को पढ़ लिख कर बढ़ाएं, आगे बढ़ाएं। उन्होंने पंचायत से गांव में एक स्कूल खोलने की रिक्वेस्ट की, गुजारिश की। उन्होंने पंचायत को विश्वास दिलाया कि वे अपने सभी बच्चों को स्कूल भेजेंगे, सभी भेजेंगे अपने बच्चों को, ऐसा कोई नहीं होगा। पंचायत ने सरकार की मदद से एक स्कूल खोल दिया गाँव में। निकट के कस्बे से एक शिक्षक की नियुक्ति की गई। अब जब स्कूल खुला तो टीचर भी चाहिए, तो पास ही के गांव से एक पढ़े लिखे व्यक्ति को, एक टीचर को बुलाया गया और उसका अपॉइंटमेंट को, और वो वहाँ बच्चों को पढ़ाने लगा। इस गांव के सभी बच्चे स्कूल जाने लगे। कुछ समय के बाद गांव के एक परिवार ने अपनी एक लड़की को सिलाई की ट्रेनिंग दिलवाई। पहले परिवार ने बेटे को एग्रो इंजीनियरिंग कराई, इंजीनियर बन गया, तरक्की आई, स्कूल खुला, टीचर आ गया। अब दूसरे परिवार ने अपनी बेटी को सिलाई कढ़ाई की ट्रेनिंग दिलवाई। वह अब गांव के सभी लोगों के लिए कपड़े सिलने लगी, तो इनकम बढ़ गई। पहले सिर्फ खेती बाड़ी थी, अब इनकम बढ़ गई, कपड़े सीने लगी, क्योंकि अब सभी लोग अच्छे ढंग से सिले कपड़े पहनना चाहते थे। इस तरह दर्जी का एक नया काम हो गया। इसका एक और सकारात्मक प्रभाव हुआ, एक और पॉजिटिव एक्ट हुआ इसका। किसानों को कपड़े खरीदने के लिए अब दूर नहीं जाना पड़ता था। अब तो गांव में ही बेटी ने जो स्कूल खोला, अपना जो सिलाई का सेंटर खोला था, उसी में वो कपड़े सिलने लगे।
अब किसान जो थे खेतों में अधिक समय लगाने लगे थे, इसलिए उपज बढ़ गई। यह समृद्धि का प्रारंभ था। किसानों के पास उपभोग से अधिक वस्तु थी, यानी अपने इस्तेमाल के से ज़्यादा अधिक उपज होने लगी। तो आज जब अधिक उपज होने लगी तो उसको बेचने लगे। अब वे अपने उत्पादन उन लोगों को बेच सकते थे जो उनके गांव के बाजार में आते थे, उनको बेचने लगे। समय के साथ साथ वह गांव जहाँ प्रारंभ में किसी नए काम का औपचारिक रूप से कोई अवसर नहीं था। शुरू में हमने देखा ना, गांव वाले सिर्फ उतना उपजाते थे जो उनकी ज़रूरतों को पूरा कर देना, वो बेच पाते थे ना कुछ, तो गरीबी की हालत में बने हुए थे। लेकिन धीरे धीरे वो लड़का इंजीनियर बन के आया, नया हल बनाया, गांव में तरक्की आई, स्कूल खुला, टीचर का अपॉइंटमेंट हुआ, फिर एक बेटी को सिलाई सिखाई गई, वो घर वहीं कपड़े सिलने लगी, सब अच्छे कपड़े पहनने लगे, उस लड़की के उस परिवार की भी इनकम बढ़ी। धीरे धीरे गांव में तरक्की आई और फिर ज़्यादा उपज होने लगी तो ज़्यादा उपज को वो बेचने लगे। तो इस तरीके से जहाँ कुछ नहीं था वहाँ पर अब एक टीचर था, टेलर था, एग्रो इंजीनियरिंग था और अन्य तरह के लोगों से परिपूर्ण हो गया गांव। यह एक साधारण गांव की कहानी है जहां मानव पूंजी के उठते स्तर ने उसे जटिल और आधुनिक आर्थिक क्रियाकलापों के स्थल के रूप में विकसित बनाया। हमने देखा ना किस तरीके से मानव संसाधन को मानव पूंजी में बदल दिया हमने। जहाँ पहले कुछ नहीं हो रहा था, अब हमने इस गांव ने मानव संसाधन को मानव पूंजी में बदल दिया। अब इनकम होने लगी, तरक्की आ गई। मनुष्य की तरक्की तो हुई, साथ ही गांव की भी तरक्की हुई और गांव के साथ साथ देश की भी तरक्की हुई। जैसे उपज बढ़ी तो गांव वालों ने बेचना शुरू किया तो ज़्यादा फसल होने लगी देश में, क्योंकि देश की जनसंख्या ज़्यादा फसल भी चाहिए। इस तरीके से शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार, ये तीनों मिलकर चलते हैं जो मानव संसाधन को मानव पूंजी में परिवर्तित कर देते। इससे मनुष्य के अपने जीवन में तो तरक्की आती, लेकिन समाज बेहतर बनता और देश में भी तरक्की आती है। जैसे हमने जापान के एग्जाम्पल में भी देखा था कि आज जापान दुनिया में नंबर 1 पे आता है विकसित देशों में। इस तरीके से मानव संसाधन का प्रयोग करके हम उसको मानव पूंजी में परिवर्तित कर सकते हैं। चैप्टर बेटा कंप्लीट हो गया है। इसका जो मैं वर्कशीट भेजूंगी, एक तालिका भी भेजूंगी, अपनी इकोनॉमिक्स की कॉपी में करना है सभी बच्चों को। इस चैप्टर को दोबारा ध्यान से पढ़ लेंगे ताकि चैप्टर और क्लियर तुम लोगों को हो जाए। और बहुत ध्यान से काम करना है। स्टडी वेल। 9th क्लास है, ये नहीं सोचना कि घर में है तो भाई मज़े हैं, छुट्टी, ऐसा नहीं है बेटा। स्कूल खुलते ही एग्ज़ाम हो सकते हैं, तो अपना ध्यान से पढ़ें। जो क्वेश्चन आंसर्स दिए जा रहे हैं उनको कर लें, और ज़रूरी नहीं कि जो क्वेश्चन आंसर्स दिए जा रहे हैं वो ही पेपर में आएंगे। चैप्टर में से कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। तो बहुत ध्यान रखें, घर पर रहें, सेफ रहें, अपना ध्यान रखें। ऑल द बेस्ट।